गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा नया चैप्टर है मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्व अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखो, उत्सर्जन क्या है? मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं और इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती है? उपापचय क्रियाएं, और इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जैसे CO2 है, जल है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल आदि का क्या होता है? निर्माण। जब मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होंगी और इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या होगा? निर्माण। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होंगे? जैसे CO2 है, जल है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ में जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल आदि का क्या होता है? निर्माण होता है। ये हमारे शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। एवं क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। तो अब इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी? मनुष्य के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। किसे कहेंगे उत्सर्जन? मनुष्य के शरीर में जब विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं तो उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। और उत्सर्जन में काम आने वाली, किसमें काम आने वाली? उत्सर्जन में काम आने वाले अंगों को क्या कहेंगे? उत्सर्जन अंग कहते हैं। और ये उत्सर्जन अंग आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आ गया समझ में? यानी कि मनुष्य के शरीर में जब विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहते हैं। इस उत्सर्जन में जितने भी अंग काम आते हैं उन सभी अंगों को अपन क्या कहेंगे? उत्सर्जन अंग कहते हैं। और ये उत्सर्जन अंग सभी आपस में मिलकर
किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में CO2 भी है, तो इस CO2 को शोषण के रूप में, किसके रूप में? शोषण के रूप में क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। बचा कौन? इस जल को, और इस जल को किसके रूप में बाहर निकाल दिया जाता है? पसीने के रूप में क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अब उत्सर्जन का उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछे तो अपन लिख सकते हैं उद्देश्य। तो उत्सर्जन का जो प्रमुख उद्देश्य है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक रासायनिक संगठन को साम्य अवस्था में बनाए रखना होता है, जिसे समस्थापन भी कहते हैं, यानी कि होमोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का उद्देश्य क्या है, तो उत्सर्जन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मनुष्य के शरीर के आंतरिक रासायनिक संगठन को साम्य अवस्था में बनाए रखना होता है, जिससे अपन क्या कहेंगे? जिससे अपन कहेंगे समस्थापन, यानी कि होमोस्टैटिक्स कहते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें नंबर अपन 1 लेते हैं अमोनिया। पहला पॉइंट कौन सा आता है? अमोनिया, यानी कि मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। देखो अमोनिया का निर्माण, इस अमोनिया का निर्माण किससे होगा? प्रोटीन या एमिनो अम्लों के अपघटन से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। कहां होगा आपसे पूछा जाए तो अमोनिया का निर्माण होगा यकृत। ठीक है, तो अमोनिया का जो निर्माण है वो प्रोटीन या एमिनो अम्लों के अपघटन से यकृत में किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। ये जो अमोनिया होती है, अमोनिया ये जल में क्या होती है? अमोनिया जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अमोनिया का निर्माण यकृत में प्रोटीन और एमिनो अम्लों के अपघटन से होता है।
अमोनिया जल में घुलनशील होती है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और ये जो अमोनिया होती है ये कैसी गैस है, अमोनिया कैसी गैस है, विषैली गैस है। अमोनिया कैसी गैस है, विषैली गैस है। तो ऐसे जीव जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसे अपन एमिनोटेली कहते हैं, अमोनियो टेली के प्राणी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, उससे अपन कहेंगे क्या, अमोनोटेलिक जंतु या प्राणी कहते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उसे अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। अब कौन कौन से जंतु उदाहरण ले, जैसे पोरीफेरा संघ के जंतु हैं, मोलस्का संघ के जंतु हैं, जलीय मछलियां हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। ये उत्सर्जित पदार्थों के रूप में किसका निष्कासन करते हैं, अमोनिया का करते हैं। नंबर 2, यूरिया। ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतुओं को यूरियोटेली के प्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी भी कहते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करें, यूरिया का उत्सर्जन करें, यूरिया को शरीर से बाहर निकाले, तो ऐसे प्राणी को अपन क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। ये जो यूरिया होती है अमोनिया की तुलना में कम विषैली होती है, कम विषैली होती है। किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। ये यूरिया अमोनिया की तुलना में कैसी होती है, कम विषैली होती है। और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कम जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए कम जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और ये जो यूरिया होती है ये भी जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। यूरिया भी जल में कैसी होती है, घुलनशील होती है। तो हो गया यूरिया। ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करें उसे अपन यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। और ये यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैली होती है। इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए इस अमोनिया की तुलना में कम जल की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन बात करें कौन कौन से, जैसे स्तनधारी जंतु। एग्जाम्पल ले, स्तनधारी जैसे अपन मनुष्य, केचुआ, ये उत्सर्जित पदार्थों के रूप में किसको बाहर निकालते हैं, यूरिया को क्या निकालते हैं, बाहर। तीसरा है यूरिक अम्ल। देखो जो यूरिक अम्ल होता है तो ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में, ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं,
ऐसे जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें यो है और इसमें क्या है, ओ है, थोड़ा सा अंतर है। अगर यूरियोटेलिक करा देंगे तो यूरिया हो जाएगा और को लगा देंगे यूरिकोटेलिक तो फिर क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल। तो ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे जंतु को यूरिकटेलिक प्राणी कहते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। ये जो यूरिक अम्ल होता है यूरिया की तुलना में, किसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में काम विषैला होता है। यूरिक अम्ल यूरिया की तुलना में कम विषैला होता है और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की भी क्या पड़ती है, कम आवश्यकता पड़ती है। और ये जो यूरिक अम्ल होता है, अगर पूछ लिया जाए जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। क्या कैसा होता है, अघुलनशील होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सरीसृप हो जाएगा, पक्षी हो जाएंगे, और जितने भी कीट हैं ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों के रूप में अपने शरीर में किसको बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल को अपने शरीर से क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये यूरिया की तुलना में भी क्या होता है, कम विषैला होता है। तो यहां तक हो गया यूरिक अम्ल ऐसे जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यदि यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं तो उसे अपन यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। और ये यूरिक अम्ल इस यूरिया की तुलना में कम विषैला होता है और जल में अघुलनशील होता है। उदाहरण कौन से आ जाएंगे, सरीसृप, पक्षी और कीट आ जाएंगे। एक अगर अगला और देखें तो इसमें आपके बुक में नहीं दे रखा है, एमिनो अम्ल है, ये सबसे कम विषैला होता है और इसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए और भी कम जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में आता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र से अपन पढ़ेंगे। आपको डायग्राम दिख रहा है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का, और ये जो डायग्राम है हमारे प्रैक्टिकल बुक में भी दे रखा है, एग्जाम में दिया जाता है ये, और इसके विभिन्न भागों के नामकरण करने होते हैं हमें। तो अगला अपन पढ़ते हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। देखो, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्य कौन होता है, किडनी, वृक्क होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होती है, किडनी होती है। इस किडनी के अलावा मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग भी सहायता करते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है, किडनी होती है। इसके अलावा मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वृक्क यानी कि किडनी। देखो, मनुष्य में जो किडनी होती है वो कशेरुकदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है, ठीक है। और कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब दो किडनी। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी जो किडनी है ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होती है, स्थित होती है।
अगर इस किडनी की अगर अपन आकृति देखें, किडनी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, सेम के बीच की आकृति की होती है। अगर इसका जो रंग देखें तो किडनी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, किडनी का रंग होता है कैसा, गुलाबी होता है। अगर किडनी के वजन की बात करें तो किडनी का जो वजन होता है वो 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ध्यान रखना इसकी जो उत्पत्ति है वो कौन से ड्रम से होती है, मीजोड्रम से होती है। किडनी की लंबाई की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर, और यदि मोटाई की बात करें तो मोटाई होती है 2 से लेकर और कितने सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाएगी, और किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीच की आकृति की होती है, रंग गुलाबी होगा। किडनी का जो वेट होगा 120 ग्राम से 170 ग्राम होगा, उत्पत्ति मीजोड्रम से होगी। अगर किडनी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पूछी जाए तो इसकी जो लंबाई होगी 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये जो किडनी होती है, देखो बाईं और दाईं किडनी, एक होती है दाईं किडनी और एक होती है बाईं किडनी। दाईं वृक्क और एक होता है बाईं वृक्क, ठीक है। तो देखो ये जो बाईं किडनी होती है, ये किडनी इस किडनी की तुलना में थोड़ी बड़ी और भारी होती है। तो अपन कहें ये जो बाईं किडनी होगी ये कैसी होगी, बड़ी और भारी होगी और 3 सेंटीमीटर ऊपर स्थित होगी, किससे, दाईं किडनी से, ठीक है। यानी कि ये जो किडनी है इस किडनी की तुलना में ये थोड़ी बड़ी, भारी और इससे कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊपर स्थित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके नीचे क्या पाया जाता है, इसके नीचे पाया जाता है यकृत। तो ध्यान रखना मनुष्य की बाईं किडनी थोड़ी बड़ी और भारी होती है और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाईं किडनी के नीचे क्या पाया जाता है, बाईं किडनी के नीचे पाया जाता है लीवर। क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, इसलिए थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। और अगर अपन देखें इन दोनों किडनियों के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना है, ये टोपीनुमा संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। इस टोपीनुमा संरचना को अपन क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। टोपीनुमा संरचना को क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। इस किडनी की ये जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह, तो किडनी की बाहरी सतह होती है उत्तल होती है और किडनी की जो आंतरिक सतह होती है वो कैसी होती है, अवतल, ठीक है। तो ये किडनी की ये बाहरी सतह, ये बाहरी सतह तो क्या हो गई, अवतल हो गई, उत्तल हो गई, और आंतरिक सतह कैसी हो गई, अवतल। तो किडनी की आंतरिक सतह यानी कि अवतल पर एक गड्ढा पाया जाता है, ये गड्ढा यहां पर, इस गड्ढे को अपन कहते हैं, इस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं, इस गड्ढे को अपन कहते हैं हाइलम। इस हाइलम में क्या करते हैं, जो धमनियां होती हैं वो तो वक्र धमनियां क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये बाह्य सतह उत्तल, ये अवतल, यहां पर एक गड्ढा होगा, इस गड्ढे को हाइलम कहेंगे। इस हाइलम वाले भाग में, इस हाइलम वाले भाग में वक्र धमनी तो क्या करती है, प्रवेश करती है और वक्र सिरा और मूत्र वाहिनियां, और मूत्र वाहिनियां क्या निकलती है, बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनियां क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। ये हो गया। नंबर 2 आता है
मूत्र वाहिनियां। अपना नंबर दूसरा जो पॉइंट है कौन सा आता है, मूत्र वाहिनी। यानी कि प्रत्येक किडनी के इस फाइलम वाले भाग से क्या निकलती है, ये मूत्र वाहिनियां। ये क्या निकल रही है, मूत्र वाहिनियां बाहर निकलती हैं। और इन मूत्र वाहिनियों का जो प्रारंभिक भाग होता है वो चौड़ा और कीपाकार होता है। कैसा होता है, चौड़ा और कीपाकार आकृति का होता है, जिसे अपन वृक्क श्रोण या फिर अपन क्या कहते हैं, पैल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैल्विक। तो प्रत्येक किडनी के हाइलम वाले भाग से मूत्र वाहिनियां बाहर निकलती हैं और जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। और इसका जो प्रारंभिक भाग होगा मूत्र वाहिनियों का, वो चौड़ा कीपाकार आकृति का होगा, जिससे अपन क्या कहते हैं, जिससे अपन कहते हैं पैल्विक। ये मूत्र वाहिनियों का जो ये कैसी होगी, मोटी होगी और पेशीय युक्त होगी। तीसरे भाग की अपन बात करें, मूत्राशय। तो देखो ये जो थैलेनुमा संरचना है, इस थैलेनुमा संरचना को अपन कहते हैं मूत्राशय। और मनुष्य एक बार में 700 से लेकर 800 ml मूत्राशय का अस्थायी रूप से क्या कर सकता है, संग्रहण करता है। ये जो मूत्राशय है ये नर में तो पाया जाता है मलाशय के आगे, मलाशय के आगे पाया जाता है। और ये मादा में मूत्राशय पाया जाता है ठीक योनि के ऊपर। कहां पाया जाएगा, ठीक योनि के ऊपर पाया जाता है। तो मूत्राशय यानी कि एक थैलीनुमा संरचना है, इसे अपन मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में अस्थायी मूत्र का संग्रहण होता है, कितना होगा, 700 से लेकर 800 ml। और ये मूत्राशय नर में मलाशय के आगे पाया जाएगा और मादा में किसके ठीक ऊपर पाया जाएगा, योनि के ठीक ऊपर पाया जाएगा। अगर अपन बात करें, देखो ये जो मूत्राशय है, जैसे सरीसृप है, पक्षी है, घड़ियाल है। सरीसृप, पक्षी, घड़ियाल और मगरमच्छ, इनमें सभी में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। अगर अपन बात करें शुतुरमुर्ग की, तो शुतुरमुर्ग में मूत्राशय पाया जाता है, जबकि ये उड़नहीन है, उड़ भी नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सरीसृप, पक्षी, घड़ियाल और मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। जबकि जो शुतुरमुर्ग है ये उड़ भी नहीं पाता, लेकिन इसमें फिर भी क्या पाया जाता है, इसमें फिर भी पाया जाता है क्या, मूत्राशय उपस्थित होता है। अगर उसके बाद में अपन अगले की बात करें, तो अगला अपना होगा मूत्र मार्ग। देखो मूत्राशय से निकलने वाली ये पतली झिल्लीनुमा संरचना ये कहलाती है मूत्र मार्ग। चौथा पॉइंट हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है, तो मूत्राशय से निकलने वाली पतली लंबी झिल्लीनुमा संरचना क्या कहलाती है, मूत्र मार्ग। नर में इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर और मादा में इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। मूत्र मार्ग 3 भागों का बना होता है। 3 भाग कौन कौन से पाए जाते हैं, एक प्रोस्टेट मार्ग पाया जाता है, दूसरा इसमें जो पाया जाएगा वो झिल्लीनुमा भाग पाया जाता है, झिल्लीनुमा भाग पाया जाता है, और तीसरा जो भाग पाया जाता है वो सिसनी भाग पाया जाता है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग, मूत्राशय से पतली लंबी जो झिल्लीनुमा संरचना निकल रही है, इससे अपन क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग की जो लंबाई पुरुष में कितनी होती है, पुरुष में 15 सेंटीमीटर और मादा में कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो मूत्र जो मार्ग होता है, मूत्र मार्ग 3 भागों का बना होगा, प्रोस्टेट भाग, झिल्लीनुमा भाग और सिसनी भाग। प्रोस्टेट भाग में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है और झिल्लीनुमा इन दोनों के बीच का भाग और ये सिसनी भाग है। 3 भागों का क्या होता है, बना होता है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर पूरा हुआ।